हाय फ्रेंड्स, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपने कल वाले चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आज हम करेंगे वर्गीकी संवर्ग। इसमें क्या है, अब हम शब्द एक शब्द इसमें पढ़ते हैं। वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। चूंकि संवर्ग समस्त वर्ग की अवस्था है, इसलिए इसे वर्गीकी संवर्ग कहते हैं। क्या कहा गया है, जो वर्गीकी संवर्ग है या वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, वह एकल पद नहीं है। इसमें बहुत सारे पद होते हैं। कौन कौन से, जैसे स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर अलग अलग होते हैं, और इसमें ये अलग अलग पद होते हैं, और इसको समस्त सारे पदों को मिलाकर क्या बनता है, वर्गीकी संवर्ग। आगे देखते हैं। तभी सारे संवर्ग मिलकर वर्गीकी पदानुक्रम बनाते हैं। पदानुक्रम का क्या मतलब हुआ, अवरोही या आरोही क्रम, छोटे से बड़ा या फिर बड़े से छोटा। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई है को प्रदर्शित करता है। क्या करता है, प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। सबसे छोटी इकाई इसमें क्या होगी, स्पीसीज। क्या होगी, स्पीसीज। क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी इकाई क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, स्पीसीज। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है, स्पीसीज। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है, इसे प्राय वर्गक या टैक्सोन कहते हैं। और प्रत्येक पद है उसे क्या बोलेंगे हम, वर्गक या टैक्सोन। क्या बोलेंगे, वर्गक या टैक्सोन। इसमें क्या होता है, वर्गीकी पदानुक्रम में सबसे पहले क्या आता है, स्पीसीज, फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन या फिर फाइलम। डिवीजन हम पौधों के लिए यूज करते हैं और फाइलम जंतुओं के लिए। और उसके बाद में क्या आता है, किंगडम। और इन सभी को हम क्या बोलते हैं, प्रत्येक पद को क्या बोलेंगे, टैक्सोन। क्या बोलेंगे, टैक्सोन या वर्गक। आगे पढ़ते हैं। वर्गीकी संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। कौन सा उदाहरण है वो, कीट जीवों के एक वर्ग को दिखाता है जिसमें एक समान गुण जैसे 3 जोड़ी संधिपाद टांगे होती हैं। इसका अर्थ है कि कीट स्वांगीकरणीय सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है, इसलिए इसे एक पद अथवा एक संवर्ग का दर्जा दिया गया है। आगे देखते हैं। क्या आप ऐसे किसी जीवों के अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं। स्मरण रहे कि वर्ग संवर्ग को दिखाता है। प्रत्येक पद अथवा वर्गक वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। ये वर्गीकी वर्ग संवर्ग सुस्पष्ट जैविक है, ना कि केवल अकार्यकीय समूहन। सभी ज्ञात जीवों की वर्गीकीय अध्ययन से सामान्य संवर्ग जैसे जगत, जिसे इंग्लिश में किंगडम कहते हैं, संघ जिसे फाइलम, यह किसके लिए यूज होता है, जंतुओं के लिए, अथवा भाग, भाग किसके लिए यूज होगा, पौधों के लिए। ये एनसीईआरटी की बुक में यहाँ पे दिया नहीं गया, आप लिख लीजिएगा, ये जंतुओं के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है, जंतुओं के लिए। वर्ग, क्लास, गण, ऑर्डर, कुल, फैमिली, वंश, जीनस तथा जाति, स्पीसीज। एक बार याद कर लीजिएगा, फिर से रिपीट करते हैं और साथ में इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। जगत, संघ, भाग, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। क्या है, जगत, संघ, भाग, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति का विकास हुआ। आगे चलते हैं। पौधे तथा प्राणियों दोनों में स्पीसीज सबसे निचले संवर्ग में आती है। अब आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी जीव को विभिन्न संवर्गों में कैसे रखते हैं। इसके लिए मूलभूत आवश्यकता व्यष्टि अथवा उसके वर्ग के गुणों का ज्ञान होना है। यह समान प्रकार के जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवों में समानता तथा विभिन्नता को पहचानने में सहायता करता है। अब इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, स्पीसीज, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, जाति। अब स्पीसीज के बारे में एक याद रख लीजिएगा, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। क्या है, यह वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है, लिख लीजिएगा आप। इसमें अगर ना लिखा हुआ है तो ये सबसे छोटी इकाई है। क्लासिफिकेशन की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, स्पीसीज, जाति। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है, स्पीसीज, जाति। बार बार रिपीट करवा रही हूँ, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है, स्पीसीज, जाति। आगे देखते हैं। वर्गीकी अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानताएं होती है उसे स्पीसीज कहते हैं। मौलिक समानताएं किस में होती है, स्पीसीज में। सबसे ज़्यादा समानताएं किस में होती है, स्पीसीज में।
वर्गीकीय अध्ययन में जीवों के वर्ग में जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीसीज कहते हैं। हम किसी स्पीसीज को उसके समीप संबंधित स्पीसीज से उसके आकारिकीय भिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हम इसके लिए मेंजिफेरा इंडिका आम, सोलेनम ट्यूबरिसम आलू तथा पैंथ्रोलियो सेर के उदाहरण लेते हैं। अब इसमें वैसे 3 क्वेश्चन आ गए, जैसे आम का साइंटिफिक नेम मेंजिफेरा इंडिका, आलू का साइंटिफिक नेम सोलेनम ट्यूबरिसम और सेर का साइंटिफिक नेम पैंथरा लियो। अंडरलाइन कर लीजिएगा इस लाइन को। मेंजिफेरा इंडिका आम, सोलेनम ट्यूबरिसम आलू, पैंथरा लियो सेर का उदाहरण लेते हैं। इन सभी तीनों नामों में इंडिका, ट्यूबरिसम तथा लियो जाति संकेत पद है, जबकि पहले शब्द मेंजिफेरा, सोलेनम तथा पैंथरा वंश का नाम है। यह टैक्सा अथवा वर्ग संवर्ग का निरूपण करते हैं। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न जीवों उनके आकारिकी गुण समान हो को दिखाते हैं। उदाहरण पैंथरा में एक अन्य जाति संकेत पद है जिसे टिग्रिस कहते हैं। सोलेनम वंश में नाइग्रम, मेलाजोना भी आते हैं। मानव की जाति सेपियन है जो होमो वंश में आता है, इसलिए मानव का साइंटिफिक नेम क्या होगा? होमो सेपियंस। मानव का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस। क्या कहा गया है इसमें? जो वंश नाम है वो अलग अलग जीवों के एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन स्पीसीज नेम अलग अलग होंगे, क्योंकि वंश में क्या होता है? स्पीसीज का समूह आता है। इसमें यही बताया गया है। आगे देखते हैं हम। आगे आता है फिर वंश। वंश में क्या आएगा? स्पीसीज का समूह आएगा। छोटी सी लाइन बनती है वंश। वंश में क्या आएगा? हम स्पीसीज के समूह को रख देंगे वंश में। वंश में संबंधित स्पीसीज का एक वर्ग आता है। किसका आता है? स्पीसीज का एक वर्ग आता है। अब ऐसे इसमें आगे ऐसे चलता जाएगा, जैसे कुल होगा उसमें क्या आएगा? वंश का समूह आ जाएगा। वंश में संबंधित स्पीसीज का एक वर्ग आता है। इसमें स्पीसीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीसीज की तुलना में समान होते हैं। हम कह सकते हैं कि वंश में संबंधित स्पीसीज का एक समूह है। उदाहरण आलू, टमाटर, बैंगन, ये दोनों अलग अलग स्पीसीज है, लेकिन ये सभी सोलेनम वंश में आती है। शेर, पैंथरा लियो, चीता, पैंथर पार्डस तथा पैंथर टिग्रिस, जिसमें बहुत से गुण हैं, ये सभी पैंथरा वंश में आते हैं। पैंथरा वंश हो गया क्योंकि स्पीसीज तीनों की अलग अलग है। मौलिक समानता किसमें होगी? स्पीसीज में। और वंश में स्पीसीज का समूह किसमें आएगा? वंश में। यह वंश दूसरे वंश फेलिस तथा बिल्ली आती है से भिन्न है। अब हमें याद रखना होगा स्पीसीज है वो वर्गीकरण की सबसे छोटी यूनिट है, छोटी इकाई है, और इसमें क्या होगी? मौलिक समानता। वंश में क्या आएगा? स्पीसीज का समूह है या स्पीसीज का एक वर्ग। मतलब वंश में 2 स्पीसीज आ सकते हैं, स्पीसीज में केवल एक ही प्राणी आएगा। आगे देखते हैं कुल। अगला संवर्ग कुल है जिसमें संबंधित वंश आते हैं। कुल में किसका समूह आएगा? वंश का समूह है। किसका आएगा? वंश का। रिपीट कर लीजिएगा। कुल में किसका समूह आएगा? वंश का। कुल में हम 2 या 2 से अधिक वंश ले सकते हैं और वंश में 2 या 2 से अधिक स्पीसीज ले सकते हैं। याद रखनी है ये बात। कुल में हम 2 या 2 से अधिक वंश ले सकते हैं, वंश में हम 2 या 2 से अधिक स्पीसीज ले सकते हैं, और स्पीसीज में मौलिक समानता होती है जो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक तथा जनन गुण है। उदाहरणतः पौधों में 3 विभिन्न वंश सोलेनम, पिटूनिया तथा धतूरा को सोलेंसी कुल में रखते हैं। अब ये लाइन अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अलग अलग क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इनका स्वतंत्र क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि वो सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा को कौन सी कुल में रखा गया है? सोलेंसी में। कौन सी कुल में रखा गया है? सोलेंसी में। सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा को कौन से कुल में रखा गया है? सोलेंसी में। जबकि प्राणी वंश पैंथरा में शेर, बाघ, चीता आते हैं को फेलिस, बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में रखे जाते हैं। इसी प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखें तो आपको दोनों में कुछ समानताएं तथा कुछ भिन्नताएं दिखाई पड़ेगी। उन्हें क्रमशः 2 विभिन्न कैनेडी तथा फेलिडी में रखा गया है। आगे हम देखते हैं गण। गण में क्या पढ़ेंगे? आपने पहले देखा कि संवर्ग जैसे स्पीसीज, वंश, कुल, समान तीनों लक्षणों पर आधारित है।
प्राय गण अन्य उच्चतर वर्गीय संवर्ग की पहचान लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं। गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं। गण में क्या होंगे? कुलों के समूह हैं, हमने देखा। स्पीसीज में मौलिक समानता होती है जो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। फिर वंश होता है, वंश में क्या होंगे? 2 या 2 से अधिक स्पीसीज। उसके बाद में कुल आएगा, कुल में क्या होगा? 2 या 2 से अधिक वंश। फिर आएगा गण, गण में क्या होगा? 2 या 2 से अधिक कुल, मतलब कुलों का समूह है। आगे देखते हैं इसमें हम, जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं, इनमें एक जैसे कुल शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुल जैसे कॉनवोल्वुलेंसी, सोलेंसी को पॉलिएनल्सल गण में रखा गया है। कॉनवोल्वुलेंसी और सोलेंसी को कौन से गण में रखा गया है? पॉलीसोलियनल्स में। अंडरलाइन कर लीजिएगा इस लाइन को। कॉनवोल्वुलेंसी, सोलेंसी को कौन से गण में रखा गया है? पॉलिएनल्स गण में, पॉलीसोनियलस गण में। कौन से गण में? पॉलीसोनियलस गण में। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कॉनवोल्वुलेंसी, सोलेंसी को कौन से गण में रखा गया? पॉलीसोनियलस गण में रखा गया है। इसका मुख्य आधार पुष्पी लक्षण है। क्या है इसका मुख्य आधार? पुष्पी लक्षण, क्योंकि ये फ्लावर कैरेक्टर होते हैं, पुष्पी लक्षण होते हैं, ये स्थायी होते हैं। लिख लीजिएगा आप एनसीईआरटी में बुक में पेंसिल से, साथ के साथ नोट्स बन रहे हैं आपके। पुष्पी लक्षण के आधार पर होता है। क्यों? क्योंकि ये स्थायी होते हैं। पुष्पी लक्षण होते हैं वो कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। जबकि प्राणी कार्निवोरा गण में फेलिडी तथा कैनिडी कुल को रखा गया है। कार्निवोरा गण में कौन से आते हैं? फेलिडी और कैनिडी कुल आते हैं। आगे आते हैं क्लास, वर्ग। अब वर्ग में क्या होगा? क्लास में क्या होगा? गण के समूह आएंगे, सीधी सी बात है। इस वर्ग में संबंधित गण आते हैं। क्या आते हैं? गण के समूह या संबंधित गण आते हैं। उदाहरण, प्राइमेटा गण में जैसे बंदर, गोरिल्ला, गिब्बन आते हैं। प्राइमेटा गण में क्या आता है? बंदर, गोरिल्ला और गिब्बन। क्या आते हैं? प्राइमेटा गण में क्या आते हैं? बंदर, गोरिल्ला और गिब्बन आते हैं। और कार्निवोर गण में बाघ, बिल्ली और कुत्ता आते हैं। कार्निवोरा गण में क्या आएंगे? बाघ, बिल्ली और कुत्ता। कार्निवोरा में क्या होते हैं? जो मांस को खाते हैं। कार्निवोरा गण वाले कौन से पशु होते हैं? जो मांस को खाते हैं। और इसमें क्या आएंगे? बाघ, बिल्ली और कुत्ता। मेमेलिया वर्ग में रखा गया है। इसके अतिरिक्त मेमेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं। आगे आता है संघ, फाइलम। फाइलम या डिवीजन। फाइलम में क्या आएंगे? जंतु आएंगे। डिवीजन में क्या आएंगे? पौधे आएंगे। याद रखना है, आप लिख भी लीजिएगा अपने पेन या पेंसिल से। संघ होता है जिसमें फाइलम वर्ड तो जंतुओं के लिए यूज होगा, डिवीजन भाग किसके लिए होगा? पौधों के लिए। वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। अगले उच्चतर संवर्ग जिसे संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुणों जैसे पृष्ठरज्जु नोटोकॉर्ड तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र होने के आधार पर कोर्डेटा संघ में रखा गया है। किस पे? पृष्ठरज्जु नोटोकॉर्ड तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र होने के आधार पर कोर्डेटा संघ में रखा गया है। पौधों में इन वर्गों जिनमें कुछ ही एक समान लक्षण होते हैं को उच्चतर संवर्ग भाग डिवीजन में रखा गया है। आगे आता है सबसे बड़ा जगत, जो क्या है? सबसे बड़ा है जगत, किंगडम। देखते हैं इसके बारे में। जंतु वर्गीय तंत्र के विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम संवर्ग जगत में रखा गया है, जबकि पादप जगत में विभिन्न भाग डिवीजन के सभी पौधों को रखा गया है। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत एनिमेलिया में रखा गया है, जिससे कि उन्हें पौधों से अलग किया जा सके। पौधों को प्लांटी जगत में रखा गया है। भविष्य में हम इन दोनों वर्गों को जंतु तथा पादप जगत कहेंगे। क्या है कि पौधों और जंतुओं को अब अलग अलग में बांट दिया गया। पौधों के जगत को क्या कहा गया? प्लांटी जगत। और जंतुओं के जगत को क्या कहा गया है? जंतु जगत। इन स्पीसीज से लेकर जगत तक के विभिन्न वर्गीय संवर्ग को आरोही क्रम में दिखाया गया है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में दिखाया गया है। सबसे छोटी इकाई क्या होगी इसमें? स्पीसीज। और सबसे बड़ी जगत। ये संवर्ग हैं। यद्यपि वर्गीय विज्ञानियों ने इस पदानुक्रम में उपसंवर्ग भी बताए हैं। इनमें विभिन्न टैक्सा का उचित वैज्ञानिक स्थान देने की सुविधा होती है। आगे देखते हैं हम चित्र 1.1 जो इस साइड है, हम देखेंगे।
ये है चित्र, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ये 1.1 है, एक बार ये पढ़ लेते हैं फिर इसको याद करेंगे। पदानुक्रम को देखो, क्या आप इस व्यवस्था के आधार पर समन कर सकते हो? उदाहरण के लिए जैसे जैसे हम स्पीसीज से जगत की ओर ऊपर जाते हैं वैसे ही समान गुणों में कमी आती जाती है। सबसे नीचे में टैक्सा होगा, उसके सदस्यों में सबसे अधिक समान गुण होंगे। सबसे नीचे कौन सा है? स्पीसीज है, उसमें मौलिक समानता सबसे अधिक पाई जाती है। सबसे ऊपर क्या है? जगत, उसमें मौलिक समानता नाम मात्र होती है। जैसे जैसे उच्चतर संवर्ग की ओर जाते हैं उसी स्तर पर अन्य टैक्सा का संबंध निर्धारित करने का अधिक कठिन हो जाते हैं, इसलिए वर्गीकरण की समस्या और भी जटिल हो जाती है। अब हम चित्र 1.1 याद करते हैं। इसका क्या है? आरोही क्रम क्या है? आरोही बढ़ता, ये दिखाया गया है इसका आरोही क्रम। सबसे छोटी इकाई इसमें क्या दी गई है? जाति। लिख लीजिएगा वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई। छोटी इकाई क्या है? जाति। उसके बाद में क्या आता है? वंश। वंश के बाद में कुल। कुल के बाद में गण। गण के बाद में वर्ग। वर्ग के बाद में फाइलम जो जंतुओं के लिए यूज होता है। फाइलम शब्द जंतु के लिए और डिवीजन शब्द पादप के लिए, ये भी लिख लीजिएगा अपनी बुक में। उसके बाद में जगत। जगत में दो भागों में बांट दिया गया, पादप जगत और एनिमेलिया जगत, जंतु जगत। अब इसको याद कैसे करेंगे? याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ, अगर याद होता है तो, वरना आप अपनी ट्रिक बना लिएगा। जय का जय ले लीजिएगा, वह का वह ले लीजिएगा। जब कुल, गण का ले लेंगे गुण। जब कुल गुण आ जाते हैं तो वर्ग क्या होती है? क्लास। जब कुल गुण आ जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? क्लास का मॉनिटर। क्या बन जाता है? मॉनिटर। याद कर लीजिएगा, जब कुल गुण आ जाते हैं, एक बच्चा होता है, जब कुल गुण आ जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? क्लास का मॉनिटर। क्लास का मॉनिटर। क्लास के क्या होते हैं? भाग, डिवीजन। जैसे सेक्शन नहीं होते, सेक्शन ए बी, और उसके बाद में क्या होता है? जगत। याद रख लीजिएगा, जब कुल गुण आ जाते हैं तो वह क्लास का मॉनिटर बन जाता है, अलग अलग भागों का। किसका? अलग अलग भागों की क्लासों का मॉनिटर बन जाता है, और जगत आपको याद रह जाएगा। रिपीट कर लीजिएगा एक बार फिर से। जब कुल गुण आ जाते हैं, जब कुल गुण आ जाते हैं, जैसे जाति वैसे वंश, कुल से कुल, गुण से गण, और वर्ग क्लास, और फिर उसके अलग अलग डिवीजन भागों का वह मॉनिटर बन जाता है, और जगत आपको याद रह जाएगा, सबसे बड़ी इकाई है। याद कर लीजिएगा, जब कुल गुण आ जाते हैं तो वह क्लास का मॉनिटर बन जाता है, अलग अलग भागों का। जैसे जाति वैसे वंश, कैसे कुल, गण से ऑर्डर, गण, वर्ग, क्लास, संघ, फाइलम, भाग, डिवीजन, जगत। मेरे हिसाब से आपको याद रह जाएगा। आगे यह तालिका देख लेते हैं हम। तालिका में कुछ सामान्य जीवों जैसे घरेलू मक्खी, मानव, आम तथा गेहूं के विभिन्न वर्ग की संवर्गों को दिखाया गया है। इनके नाम दिखाए गए हैं जो इम्पोर्टेंट है, इनका स्वतंत्र क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मानव है, मानव का जैविक नाम क्या है? होमो सेपियन। वंश होमो, कुल होमिनिडी, गण प्राइमेट, वर्ग मेमेलिया, संघ भाग कोर्डेटा। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा, मानव का जैविक नाम क्या है? होमो सेपियंस। कोई पूछे मानव का जैविक नाम क्या है? होमो सेपियंस। वंश क्या है? होमो। कुल क्या है? होमिनिडी। कौन सा कुल है? होमिनिडी। गण कौन सा है? प्राइमेट। वर्ग कौन सा है? मेमेलिया। संघ क्या है? कोर्डेटा। आगे आती है घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी का जैविक नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। घरेलू नाम से याद रखोगे डोमेस्टिक्स, मक्खी से मस्का। घरेलू से क्या नाम याद रखोगे? डोमेस्टिक, मक्खी से मस्का, मस्का डोमेस्टिका। वंश मस्का। वंश कौन सा होगा? मस्का। कुल कौन सा होगा? म्यूसिडी। गण डिप्टेरा, वर्ग इंसेक्टा, संघ आर्थ्रोपोडा। घरेलू मक्खी जिसका जैविक नाम मस्का डोमेस्टिका, वंश मस्का, कुल म्यूसिडी, गण डिप्टेरा, वर्ग इंसेक्टा, संघ भाग आर्थ्रोपोडा। भाग नहीं होगा क्योंकि ये जंतु है, इसमें क्या होगा? संघ होगा। भाग किस में आएगा? पौधों में। आम और गेहूं में क्या होगा? भाग होगा। आगे आता है आम। आम का जैविक नाम क्या है? हम इस चैप्टर के शुरू से ही इसका जैविक नाम पढ़ते आ रहे हैं, मेंजिफेरा इंडिका। क्या नाम है? मेंजिफेरा इंडिका। वंश का नाम क्या है? मेंजिफेरा। कुल का नाम एनारकर्डियेसी,
कार्डियेसी, एनाकार्डियेसी। गण स्पेंडेल्स, गण स्पेंडेल्स। वर्ग डाइकोटिलेडोनली, दो द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री। और भाग क्या होगा, एंजियोस्पर्मी। इसका भाग क्या होगा, एंजियोस्पर्मी। गेहूं, गेहूं का जैविक नाम क्या है, ट्राइटिकम एस्टिवम। क्या नाम है, ट्राइटिकम एस्टिवम। वंश ट्राइटिकम, कुल पोएसी, गण पोएलस, वर्ग मोनोकोटिलेडन, एक बीजपत्री, और भाग एंजियोस्पर्म। गेहूं, गेहूं का जैविक नाम क्या होगा, ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या नाम होगा, ट्रिटिकम एस्टिवम। वंश ट्रिटिकम, कुल पोएसी, गण पोएलस, और वर्ग मोनोकोटिलेडनली, भाग एंजियोस्पर्म। आगे देख लेते हैं हम इसके कुछ वर्गीकीय सहायता साधन। वर्गीकीय सहायता साधन जिसमें वर्गीकरण के अलग अलग भागों में बांटा गया है या फिर वर्गीकरण किया गया है। हम इसको कैसे, सहायता साधन मतलब उनकी हेल्प से हम वर्गी को कैसे पहचान सकते हैं या फिर कैसे रख सकते हैं, देखते हैं। वर्गीकीय सहायता साधन के बारे में देखते हैं, हम पढ़ते हैं। जीवों की पहचान के लिए गहन तथा आधुनिक उपकरण से संसाधित प्रयोगशाला तथा प्रयोगशाला के बाहर पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता होती है। पौधे तथा प्राणियों के वास्तविक नमूने एकत्रित करने के आवश्यक होते हैं। ये वर्गीकीय अध्ययन के मुख्य स्रोत होते हैं। ये अध्ययन के मौलिक तथा वर्गीकरण विज्ञान के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है। इनका उपयोग जीवों के वर्गीकरण में किया जाता है। जो भी सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं उन्हें नमूनों सहित संचित कर लेते हैं। कुछ मामलों में नमूनों को भविष्य में अध्ययन के लिए परिरक्षित कर लेते हैं। परिरक्षित मतलब साम के रख देते हैं, हम कह रहते हैं ना, इसको संभाल के रख दो। जीव विज्ञानियों ने सूचना सहित नमूनों को संचय करने तथा उन्हें परिरक्षित करने की कुछ विधियों तथा तकनीक विकसित की है। उनमें से कुछ का वर्णन किया गया है जो आपको इन सहायता साधनों के उपयोग करने में सहायता करेंगे। क्या 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 कहा गया है वर्गीकीय सहायता साधन में कि हम कुछ नमूनों को, जीव जंतु या पेड़ पौधों की कुछ नमूनों, बीज को, पौधों को संभाल के रखते हैं, जो उनको अलग अलग स्थानों पर रखते हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, सहायता साधन। उन स्थानों में क्या क्या आता है देखते हैं। हर्बेरियम, सबसे पहले क्या आता है, हर्बेरियम। नाम ही आपने सुना होगा, मेरे ख्याल से नहीं सुना है तो अब सुन लो। क्या नाम है, हर्बेरियम। पीछे पीछे बोलो, हर्बेरियम। वनस्पति संग्रहालय में पौधों के एकत्रित नमूनों को कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। अब वनस्पति संग्रहालय क्या होता है, हर्बेरियम नाम किस में आएगा, वनस्पति संग्रहालय मतलब पेड़ पौधों वाली चीज़ों के लिए यूज होगा। हर्बेरियम में हम जंतुओं का परिरक्षित नहीं करते, मतलब जंतुओं के नमूनों को संभाल के नहीं रखते, हम पौधों के, पेड़ पौधों के नमूनों को संभाल के रखते हैं। याद हो गया ना, ये आपको याद रखनी है टर्म हर्बेरियम। हर्बेरियम कहाँ पे यूज होगा, वनस्पति संग्रहालय में। कहाँ पर होगा, वनस्पति संग्रहालय में। हम इसमें जंतुओं के नमूनों को संभाल के नहीं रखते, हम पेड़ पौधों के नमूनों को संभाल के रखते हैं। कैसे रखते हैं, हम एक कागज की शीट ले लेते हैं और उस पर पत्ती के या पौधों को, उनकी पत्तियां, बीजों को सुखाकर दबाकर संभाल कर रखते हैं। इन शीटों को विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। मतलब जो कि विश्वव्यापी वर्ल्ड का जो नियम होते हैं वर्गीकरण के, उन नियमों के आधार पर इनको संभाल कर रखते हैं। ये नमूने सूचना सहित भविष्य में अध्ययन के लिए वनस्पति संग्रहालय में सुरक्षित रखे जाते हैं। मतलब सारी सूचना इसमें लिख दी जाती है और फिर वनस्पति संग्रहालय में इनको सुरक्षित रखा जाता है। हर्बेरियम की शीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, लेबल। लेबल पर क्या होता है, इस लेबल पर पौधे को एकत्रित करने की तिथि, स्थान, पौधे का इंग्लिश नाम, स्थानीय तथा वैज्ञानिक नाम, कुल, एकत्रित करने वाले का नाम आदि लिखा रहता है। हर्बेरियम वर्गीकीय अध्ययन के लिए तत्काल संदर्भ तंत्र उपलब्ध कराता है। अब फिर से याद करने के लिए दोबारा सुनिएगा, क्या नाम है, हर्बेरियम। कहाँ यूज होता है, वनस्पति संग्रहालय में। जंतुओं का संग्रह नहीं होता इसमें, सिर्फ पेड़ पौधों का होता है। किसका होता है, पेड़ पौधों का, जिनमें हम बीज को इकट्ठा करके लगा सकते हैं, पत्तियों को इकट्ठा करके लगा सकते हैं, छोटे पौधों को सुखाकर लगा सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं वनस्पति संग्रहालय में। और इस हर्बेरियम शीट है, इसका क्या साइज होगा, चाहो तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 11.5 से मल्टीप्लाई 16.5 इंच। कितना, 11.5 से 16.5 इंच का होता है इसका साइज, बड़ी शीट होती है।
और इस सीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है। लेबल कैसा होता है, उस लेबल पर क्या लिखते हैं हम, इस लेबल पर पौधे को एकत्रित करने की तिथि, स्थान, पौधे का इंग्लिश नाम, स्थानीय तथा वैज्ञानिक नाम, कुल, एकत्रित करने वाले का नाम लिखा जाता है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। ये क्या है? हर्बेरियम। ये वनस्पति संग्रहालय में पौधे के एकत्रित नमूने हैं। ये सीटें हैं अलग अलग हर्बेरियम जो अलमारियों में जचाई गई हैं। ऐसी सीटें होती हैं जिन पर कहीं पर पत्ती या छोटा पौधा, बीज सुखाकर रख दिए जाते हैं। आगे देखते हैं। वनस्पति उद्यान, जिन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉटनिकल गार्डन। क्या बोलते हैं? बॉटनिकल गार्डन। इसमें क्या होता है? इन विशिष्ट उद्यानों के संदर्भ के लिए जीवित पौधों का संग्रहण होता है। किसका होता है? जीवित पौधों का। हर्बेरियम सीट में तो उसमें जीवित नहीं होते, तोड़ के लगाए जाते हैं। और इसमें वनस्पति उद्यान में क्या होते हैं? जीवित पौधों का संग्रहण होता है। इन उद्यानों में पौधों की स्पीसीज को पहचान के लिए उगाया जाता है। प्रत्येक पौधे पर लेबल लगा रहता है जिस पर वनस्पतिक वैज्ञानिक नाम तथा उसके कुल का नाम लिखा रहता है। प्रसिद्ध बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा भारत में, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ भारत में है। अब क्या है? वनस्पति उद्यान, बॉटनिकल गार्डन बोलते हैं जिसे इंग्लिश में हम। इसमें क्या होता है? जीवित पौधों का संग्रहण होता है ताकि कोई घूमने आए या देखने आए तो उसे पता चल जाए भी ऐसा होता है, आंवले का पौधा ऐसा होता है, आम का ऐसा होता है, और अलग अलग पौधे पर लेबल लगा होता है। और लेबल पर क्या होता है? उसका वनस्पति के वैज्ञानिक नाम होता है, कुल का नाम लिखा रहता है। अब 2-3 प्रसिद्ध बॉटनिकल गार्डन है, उनके बारे में देख लेते हैं। प्रसिद्ध बॉटनिकल गार्डन क्यू कहाँ पर है? इंग्लैंड में। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा आप इनको, इम्पोर्टेंट को, क्योंकि इनके फ्री क्वेश्चन बन सकते हैं, डायरेक्ट बन सकते हैं। बॉटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में, या फिर ऑप्शन में क्यू दे देंगे। या फिर इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है? हावड़ा, जो कलकत्ता में है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है? हावड़ा, कलकत्ता। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ कहाँ पर है? भारत में। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ कहाँ पर है? भारत में। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, याद रह जाए, ताकि आपको एग्जाम में भी दोबारा इस बुक को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। वनस्पति उद्यान में क्या होता है? जीवित पौधों का संग्रहण करते हैं हम, और इसमें जो पौधे होते हैं उन पर लेबल लगा होता है। लेबल पे क्या होता है? वानस्पतिक और वैज्ञानिक नाम होता है, कुल का नाम लिखा रहता है। और 3 गार्डन के नाम याद रखने कौन कौन से? एक तो बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में है, जो बॉटनिकल गार्डन क्यू जो इंग्लैंड में है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा जो भारत में है, कलकत्ता में। इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा जो भारत में है, कलकत्ता में। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ जो भारत में है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ भारत में है। आगे देखते हैं संग्रहालय, म्यूजियम। आपने नाम सुना होगा, म्यूजियम अलग अलग होते हैं। एक तो म्यूजियम वो होता है जिसमें पुरानी वस्तुओं का संग्रह होता है। एक म्यूजियम वो होता है जिसमें पेड़ पौधों का संग्रह होता है। एक म्यूजियम वो होता है जिसमें जंतुओं का संग्रह होता है। आगे देखते हैं, अलग अलग म्यूजियम होते हैं। हम देख रहे हैं वनस्पतिक संग्रहालय म्यूजियम। वानस्पतिक संग्रहालय प्राय शैक्षिक संस्थानों जैसे विद्यालय, कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं। अब वानस्पतिक संग्रहालय कहाँ किए जाते हैं? शैक्षिक स्थानों, जहाँ पर शिक्षा दी जाती है उन स्थानों पर किए जाते हैं, जैसे विद्यालय या स्कूल कॉलेजों में किए जाते हैं। संग्रहालय में अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधों तथा प्राणियों के नमूने होते हैं। नमूने परिरक्षित गोले में डालकर जारों में रखे जाते हैं, और ये गोल कौन सा होता है? फॉर्मेलिन का। किसका होता है? फॉर्मेलिन का। लिख लो आप, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे वो आप पेंसिल से अपनी बुक पर लिखते जाइएगा साथ के साथ। पौधे तथा प्राणियों के नमूनों को सुखाकर परिरक्षित करते हैं। कीटों को एकत्रित मारने के बाद कीटों को डिब्बों में पिन लगाकर रखते हैं। बड़े प्राणी जैसे पक्षी, स्तनधारी को प्राय भरकर परिरक्षित करते हैं। संग्रहालय में प्राय प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। आपने स्कूल में तो शायद लेबोरेटरी में आजकल के स्कूलों में तो रखने लग गए हैं जीव जंतु, पौधों की समान। लेबोरेटरी में देखिए तो हम उसको म्यूजियम कह सकते हैं, स्कूल की म्यूजियम कह सकते हैं। जैसे अपनी लेबोरेटरी होती है उसमें अलग अलग जंतु, जीव जंतु, पेड़ पौधे रखे होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्कूल का म्यूजियम, जो छोटे लेवल का होता है।
संग्रहालय क्या होता है? वनस्पतिक संग्रहालय जो शैक्षिक स्थानों पर होते हैं, कहाँ? जैसे स्कूल, विद्यालय, कॉलेजों में। अब इसमें हम किसका यूज कर लेंगे? लेबोरेटरी। जैसे हमें स्पीसीज वगैरह दिखाए जाते हैं ना, जीव जंतु, या उसमें वो क्या बोल देंगे? हम उसको म्यूजियम बोल देंगे। जैसे बीज, अलग अलग पेड़ पौधे बीज रखे होते हैं। और इसमें क्या होता है? नमूनों को परिरक्षित घोल में डालकर जारों में रखा जाता है। फॉर्मेलिन का घोल होता है, उसमें सड़ता नहीं है, जीव जैसा होता है उसकी सेब वैसी की वैसी होती है, ना सुकड़ती है ना फैलती है वो। पौधों तथा प्राणियों के नमूनों को सुखाकर परिरक्षित किया जाता है। कीटों को कौन से बॉक्स में? कीटों के बॉक्स में रखा जाता है। हर्बेरियम सीट में प्लांट को रखा जाता है, पौधों को रखा जाता है, और कीटों को कीटों के बॉक्स में एकत्रित किया जाता है। और कई संग्रहालयों में प्राणियों के कंकाल भी रखे होते हैं। आगे देखते हैं, प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर, जूलॉजिकल पार्क बोलते हैं। यह आपने सभी ने देखा होगा, अपने स्कूल में टूर जाते हैं अक्सर जूलॉजिकल पार्क में। ज़्यादा बड़ा नहीं तो यह मोर, बंदर, हाथी, ये तो आपने देखे ही होंगे चिड़ियाघर में। इन उपवनों में अधिकांशतः वन्य आवासीय जीवित प्राणी रखे जाते हैं। इनसे हमें वन्य जीवों का मानव की देखरेख से आहार, प्रकृति, व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। जहाँ तक संभव होता है प्राणी उपवनों में विभिन्न प्राणी उपलब्ध कराए जाते हैं। क्या कहा गया है कि प्राणी उपवन में या चिड़ियाघर में क्या होता है, जिसे इंग्लिश में जूलॉजिकल पार्क बोलते हैं, वे ज़्यादा से ज़्यादा पक्षी और जंतु उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि उनके हम आहार, प्रकृति मतलब उनके खाने पीने के स्टाइल, व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त हो सके। और लोग इनको दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। हम अपने नॉर्मली छोटा चिड़ियाघर होता है, उसमें ज़्यादातर यही होता है, मोर देख लिया, बंदर देख लिया, हाथी देख लिया, ये शेर, बाघ, चीता, ये बड़े जूलॉजिकल पार्क में इकट्ठे होते हैं। आसपास में तो यही होते हैं, बत्तख होती है वहाँ पे। आगे देखते हैं, चिड़ियाघर में से भी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है। इन उद्यानों को प्राय चिड़ियाघर कहते हैं। इसे देखने के लिए बहुत से लोग और बच्चे आते हैं। हाँ, ये क्या है? चिड़ियाघर की कुछ फोटो हैं। जैसे ये हो गया, यहाँ पे देखो ये हाथी है, तो इसको ये लोग देख रहे हैं, इसकी दीवार बनाई गई है ताकि ये बाहर ना आ सके कूद के। लोग दूर से देख रहे हैं, हाथी को केले दे देंगे। ये शेर है, शेर नहीं है, चित्ता है। आगे पढ़ते हैं, टर्म कुंजी अथवा चाबी। यह एक अन्य साधन सामग्री है जिसका उपयोग समानताओं तथा असमानताओं के आधारित होकर पौधों तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। कुंजी अथवा चाबी क्या है? एक अन्य साधन सामग्री है। इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? समानताओं तथा असमानताओं पर आधारित पौधों तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। पौधों और प्राणियों की पहचान इसमें किस पर होगी? समानता और असमानता के आधार पर। यह कुंजी विपर्य लक्षणों जो प्राय जोड़ों, युग्मों, जिन्हें युग्मित कहते हैं, के आधार पर होती है। क्या है? ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके अंडरलाइन कर लीजिएगा। यह कुंजी विपर्य लक्षणों जो प्राय जोड़ों, जिन्हें युग्मित कहते हैं, के आधार पर होती है। किसके आधार पर होती है कुंजी? विपर्य लक्षणों के आधार पर। किसके आधार पर? विपर्य लक्षणों के आधार पर। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। कुंजी दो विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखाती है। इसके परिणाम स्वरूप एक को मान्यता तथा दूसरे को अमान्यता प्राप्त होती है। कुंजी में प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करता है। पहचानने के लिए प्रत्येक वर्ग की संवर्ग जैसे कुल, वंश तथा जाति के लिए अलग अलग वर्ग की कुंजी की आवश्यकता होती है। अब कुंजी है, कुंजी में क्या होता है? समानता तथा असमानताओं के आधार पर हम पौधों और प्राणियों की पहचान करते हैं, और यह विपर्य लक्षणों पर आधारित होती है। आगे आज का अपना इसमें ये कुछ पॉइंट और है, इसके बारे में और देखते हैं। विस्तृत वर्णन को लिखने के लिए नियम पुस्तिका, मैनुअल। मैनुअल में क्या होता है? नियम पुस्तिका होती है जिसमें विस्तृत वर्णन होता है। मोनोग्राफ एक पुस्तक होती है जिसमें एक विषय की विस्तृत जानकारी होती है। मोनोग्राफ में क्या होता है? एक पुस्तक होती है जिसमें विस्तृत विषय की एक जानकारी होती है। तथा सूची पत्र जिसे कैटलॉग बोलते हैं अन्य माध्यम है। इसके अतिरिक्त यह सही पहचान में भी सहायता करते हैं। फ्लोरा पुस्तकों में किसी क्षेत्र के पौधों तथा उसके आवास स्थानों के विषय में जानकारी होती है। यह उस विशेष क्षेत्र में मिलने वाले पौधों की स्पीसीज की विषय सूची देती है। नियम पुस्तिका से उस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीसीज को पहचानने में सहायता मिलती है। मोनोग्राफ में किसी एक टेक्सोन की पूरी जानकारी मिलती है। इनको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा।
विस्तृत वर्णन को लिखने के लिए नियम पुस्तिका को क्या कहेंगे? मैनुअल। विस्तृत वर्णन को लिखने के लिए नियम पुस्तिका मैनुअल। मोनोग्राफ पुस्तक जिसमें एक विषय की विस्तृत जानकारी है। एक पुस्तक जिसमें एक विषय की विस्तृत जानकारी हो। सूची पत्र जिसे कैटालॉग बोलते हैं। सूची पत्र कैटालॉग बोलते हैं। आज का चैप्टर अपना यहीं समाप्त होता है। सारांश आप खुद पढ़ लेना। जो ना समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। कल हम सेकंड चैप्टर के साथ नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और जहाँ कहीं भी आपको डाउट लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को ज़रूर बताएं। और साथ में चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और क्लास में शेयर ज़रूर करें, ताकि हम आपको पूरे उत्साह के साथ +1 का सारी बायोलॉजी करवा दें, एक वर्ड पढ़ा दें। थैंक यू।